जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 18 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों का जो है एनालिसिस किया था, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन जीएस के आए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 19 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एक साथ एनालिसिस करेंगे। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे 19 दिसंबर को। ठीक है, हम ऑलरेडी एक दिन पीछे चल रहे हैं क्योंकि आज है 20 दिसंबर और हम एनालिसिस करा रहे हैं 19 दिसंबर का। इसका कारण यही है, थोड़ा सा मैं जॉब होने के कारण बीच में बिजी रहता हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता जो मैं चीज़ों को साथ के साथ आपको कराता चलूँ। लेकिन थोड़ा लेट आता हूँ तो अच्छे से आपको चीज़ों को तैयार करके लाता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित मैं आपको कई क्वेश्चन और बताता हूँ डिस्क्राइब करके, जो आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी करे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 19 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, आप सभी जुड़ जाइए मेरे साथ। और जो भी मेरा भाई आज नया चैनल पर विजिट करने आया है तो उस भाई को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है, जिनका भी दिल्ली पुलिस का पेपर है थोड़ी हेल्प हो जाए, उनका एक बेस तैयार हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन जो इन टॉपिक से पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, आपको दुआएं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। जो खानवा का युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था। तो जो खानवा का युद्ध था ये बाबर व राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ का राजा था जो इनके बीच युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। इस युद्ध में जो है बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो बाबर ने कुल मिला के कितने युद्ध लड़े थे, 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने। ये दूसरा युद्ध था और ये युद्ध जो था 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, 1527 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया। अगर मैं बाबर की बात करूं तो बाबर जो है, बाबर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो ये मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, इसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर का जो पहला युद्ध था, बाबर के अगर मैं अन्य युद्धों की बात करूं तो बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध, तो युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था, बाबर और लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी। तो इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और इब्राहिम लोदी के माथे पर एक टैग लग गया कि युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक बना जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और बाबर ने सल्तनत का जो है विनाश करके एक मुगल वंश की स्थापना की। तो बाबर का पहला युद्ध था। दूसरा युद्ध था बाबर और राणा सांगा के बीच, ये युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध था, ये खानवा का युद्ध, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, खानवा का युद्ध था। और जो तीसरा युद्ध था बाबर का वो चंदेरी का युद्ध था। चंदेरी चंदेरी का युद्ध था। और जो चौथा युद्ध था वो था हमारा घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ये दो युद्ध और लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय। तो यहाँ पे मेदिनी राय शॉर्ट में लिख देंगे, मेदिनी। ठीक है, और ये अफगानों के बीच, बाबर और अफगानों के बीच युद्ध लड़ा गया था
चारों युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक से। पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत का। दूसरा कौन सा था? खानवा का। तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघरा का। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पानी पीकर पानी से पानीपत का, खाना खाकर खानवा का, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनी। ठीक है, तो ये आपको इस ट्रिक से आइडिया हो जाएगा। पानी से पानीपत का, खाना से खानवा का, और चंदेरी चली, चंदेरी एक नाम हो गया, चंदेरी चली क्या? घाघरा पहने, तो घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इन युद्धों को ध्यान रखेंगे बाबर से संबंधित। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है, लावणी लोक नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो लावणी जो है ये महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावणी। महाराष्ट्र राज्य में ये गाया जाता है। ठीक है, ये इसकी उत्पत्ति जो है एक पारंपरिक लोक नाट्य के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसकी शैली तमाशा मानी जाती है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, महिलाएं होती हैं, युद्ध बोल रहे थे, इस नृत्य में जो महिला होती हैं वो 9 गज की साड़ी पहनती हैं। ठीक है, 9 गज की साड़ी पहनकर इस नृत्य को करती हैं महिलाएं। तो ये प्रसिद्ध भी है 9 गज की साड़ी के लिए। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए दिया गया था? जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये किसको और किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो इसके जो विजेता थे, अगर मैं इसके विजेता की बात करूं, इसके जो विजेता थे वो थे जेनी, जो विजेता थे जेनी एपर्न बैक, जेनी एपर्न बैक जो थे इसके विजेता थे। इनको जो है ये पुरस्कार मिला। और किस पुस्तक के लिए मिला था ये भी पूछा गया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था कैरोस। पुस्तक का नाम था कैरोस। तो कैरोस पुस्तक के लिए मिला था। और इस पुस्तक की भाषा क्या थी? भाषा की अगर मैं बात करता हूँ तो भाषा थी इसकी जर्मन। ठीक है, जर्मन भाषा थी। इनके साथ साथ जो जेनी एपर्नेक हैं, इनके साथ साथ जो ये तो लेखिका थी, लेकिन इसका जो अनुवाद है, अनुवादक के तौर पर भी ये पुरस्कार दिया गया। अनुवादक कौन थे इसके, जिन्होंने इसका अनुवाद किया था? तो जो अनुवादक थे उनका नाम था हॉफमैन। तो इनको भी शामिल किया गया, इनका नाम भी इसमें जोड़ा गया कि पुरस्कार हॉफमैन और जेनी एपर्नबैक को दिया गया था। दोनों को दिया गया था। ये राइटर थी और ये अनुवादक थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? जो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे पहले एशियाई खेल वर्ष 1951 में, तो उसमें भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड मेडल कुल भारत ने जीते थे 15 गोल्ड मेडल जीते थे। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल मेडल की बात करूं, टोटल मेडल, तो भारत ने टोटल मेडल 51 जीते थे। इसमें कुल 51 मेडल जीते थे भारत ने। ठीक है, और 51 में से भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, 15 गोल्ड मेडल जीते थे। इनमें से अगर मैं बात करूं, 16 थे हमारे रजत पदक, 16 थे हमारे रजत पदक और 20 थे हमारे कांस्य पदक। 20 हमारे कांस्य पदक थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 20 हमारे कांस्य पदक हो गए, 16 रजत पदक और 15 हमारे गोल्ड। तो पहले एशियाई खेल में टोटल 51 मेडल भारत के पास आए थे। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जो 4 मार्च से 11 मार्च तक ये चले। ठीक है, 4 से 11 मार्च इनका आयोजन हुआ 1951 में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं पदक तालिका की, जो भारत का स्थान था, पदक तालिका में भारत का स्थान था सेकंड। ठीक है, सेकंड स्थान पर भारत था। और जो जापान था, जापान की रैंक थी फर्स्ट। ठीक है, जापान फर्स्ट स्थान पर था इसमें पदक तालिका में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि कब इसका आयोजन हुआ
और पहले स्थान पर कौन था। ठीक है, इसमें भारत ने कुल कितने कांस्य या रजत पदक जीते थे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, छऊ नृत्य मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों से संबंधित है। जो छऊ नृत्य है वो किन राज्यों से संबंधित है। जो छऊ नृत्य है एक से अधिक राज्यों से संबंधित है, जिनमें से अगर मैं बात करता हूँ मुख्य रूप से जो राज्य हैं, पूर्वी राज्यों की मैं बात करूँ, जिनमें हमारा झारखंड हो गया, झारखंड होगा एक राज्य है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल भी एक राज्य है जहां पर छऊ नृत्य जो है किया जाता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ हमारा कौन सा हो गया, ओडिशा हो गया, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा। तो ये 3 राज्यों में जो है छऊ नृत्य ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था और इस तरह के ऑप्शन क्वेश्चन में आए थे। एक ऑप्शन में 3-3, 4-4 राज्य दिए गए थे। ठीक है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, तो इन राज्यों में मुख्य रूप से जो है छऊ नृत्य किया जाता है। आगे बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी लेखिका झुप्पा लाहिड़ी, ठीक है, इनका नाम है झुप्पा लाहिड़ी, को उनके लघु कथा संग्रह ये जो है जुड़ा हुआ है इंटरप्रेटर। ठीक है, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लिए किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार मिला था। किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार मिला था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000। ठीक है, वर्ष 2000 में इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इस पुरस्कार की श्रेणी किस श्रेणी में इनको दिया गया, तो जो श्रेणी थी उस श्रेणी का नाम था ठीक है, फिक्शन श्रेणी, फिक्शन श्रेणी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था झुप्पा लाहिड़ी को। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनकी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 86वां संशोधन। ठीक है जी, 86वां संशोधन 2002। तो 86वां संशोधन 2002 में जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे थे शिक्षा का उनका मौलिक अधिकार बनाया गया और इस संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। संशोधन तो इसमें पूछ लिया क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन रिलेट करके पूछ रहा है। जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आता है उसी टॉपिक से। तो यहाँ वर्ष संशोधन पूछ लिया, कौन सा संशोधन, 86वां 2002 में। तो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद, अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21A। ठीक है, 21A में जो है ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं जो शिक्षा है उनका मौलिक अधिकार उनको बनाया गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के लेखक कौन बन गए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले पहले हिंदी लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है, लेखिका का नाम है गीतांजलि श्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री, ये इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। इनको ये जो पुरस्कार पहली बार मिला है और ये पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी की लेखक हैं। अगर मैं इनके उपन्यास की बात करूं तो किस उपन्यास को मिला था, तो यहाँ हम बात कर लेंगे। पहले तो लेखक है और इनका जो उपन्यास था, इस उपन्यास का नाम है रेत समाधि। ठीक है, रेत समाधि। तो रेत समाधि के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। अगर मैं बात करता हूँ वर्ष की, तो किस वर्ष में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, तो वर्ष था 2022। तो 2022 में गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए ये पुरस्कार मिला और इस पुरस्कार को पाने वाली ये पहली हिंदी की लेखिका बन गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वर्तमान यानी 2025 में गोवा के राज्यपाल कौन है। ठीक है, राज्यपाल का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, राज्यपाल। तो आगे मेरे भाई जिनका भी एग्जाम है तो एक बार आप राज्यपाल को जरूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको फ्री का मिल जाएगा अगर राज्यपाल के नाम आपको याद हो गए। तो गोवा के जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका नाम है पुष्पापति अशोक गजपति राजू। ठीक है, तो इनका बड़ा लंबा नाम है, पुष्पापति अशोक गजपति राजू। ठीक है, ये इनका नाम है, पुष्पापति अशोक गजपति राजू, जिन्होंने 2025 में ही अपना कार्यभार संभाला था और इन्होंने श्रीधरन पिल्लई का स्थान लिया था। ठीक है, याद रहेगा, श्रीधरन पिल्लई का स्थान इन्होंने लिया था। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिनके द्वारा अनुच्छेद 323 ए और 323 बी को जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन का नाम था 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन, और ये हुआ था 1976 में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इस संविधान संशोधन को। ठीक है, 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 323 में क्या है, जो अनुच्छेद 323 ए है, इसमें कहा गया है कि संसद को जो है लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करे। ठीक है, उनको स्थापित करने का अधिकार देता है। जबकि अनुच्छेद जो 323 है इसमें प्रावधान किया गया है कि कराधान सुधार जैसे औद्योगिक विवाद और उपभोक्ता विवाद जैसे अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति जो है संसद और राज्य विधानसभाओं को दी जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान रहेगा कि 323 ए में और 323 बी में क्या है, तो कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान कब शुरू हुआ था। रोलिंग प्लान जो है कब शुरू हुआ था, तो मैं बात करूँगा रोलिंग प्लान की, तो रोलिंग प्लान जो वर्ष 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान चले थे। ठीक है, ये प्लान किसने शुरू किए थे, तो एक जनता पार्टी की सरकार आई थी, जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, तो जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरू, जनता पार्टी की सरकार द्वारा इनको शुरू किया गया, ये ज़्यादा नहीं चल पाए, केवल 2 वर्ष ही चल पाए, क्योंकि फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो इनको फिर कांग्रेस की सरकार ने जो है समाप्त कर दिया। ध्यान रहेगा, 1980 में शुरू हुआ रोलिंग प्लान, किसने शुरू किया, जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका तो नाम सभी को पता होगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। कहीं कहीं आपको वन मिलेगा, लेकिन वन नहीं है, ये वन है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल और अफगानिस्तान तक, पश्चिम बंगाल भारत में कहाँ, पश्चिम बंगाल व अफगानिस्तान। ठीक है, सॉरी, पश्चिम बंगाल और अफगानिस्तान नहीं, बांग्लादेश है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो इधर हो गया, पश्चिम बंगाल इधर हो गया, तो गलती से निकल गया बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये विस्तृत है। और किन नदियों पर है, अगर मैं नदियों की बात करूं, किन नदियों पर ये डेल्टा है, तो किन नदियों के संगम पर है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, और एक नदी और है मेघना। ठीक है, मेघना, इन तीनों नदियों के संगम पर है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तक ये विस्तृत है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इसको बोला जाता है, और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान कहाँ पर है, यहीं पर। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत योजना, सबको पता होगा इसका, तो के अंतर्गत 70 वर्ष
से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना कितनी राशि का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? कितनी राशि का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? आपको सबको पता होगा, शायद आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास आयुष्मान कार्ड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी बच्चों को पता होगा। तो कितने का जो है कवर दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 लाख रुपए का जो है सालाना एक कवर दिया जाता है, ठीक है, प्रत्येक परिवार को आयुष्मान कार्ड के द्वारा। अगर मैं बात करता हूँ इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, शुरुआत इस योजना से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? स्थान की अगर मैं बात करता हूँ, कभी किसी के पेपर में स्थान पूछ लिया जाए तो इसकी स्थान हुई थी झारखंड का एक शहर है रांची। ठीक है, यहाँ से इसकी जो है शुरुआत हुई थी, झारखंड से। तो ध्यान रखेंगे, शुरू किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, झारखंड रांची से। कब? 23 सितंबर वर्ष 2018। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, 1978 के आसपास भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जिसे 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, वर्ष 1978 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको 1978 में ही समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसका अगर कार्यकाल की बात करूं तो इसका कार्यकाल 1974 से 1979 निर्धारित किया गया था कि भाई 1974 से 1979 तक ये 5 वर्ष चलेगी। लेकिन क्या हुआ, वर्ष 1978 में ही जनता पार्टी की सरकार आ गई और जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया। इसलिए बोला जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सी योजना 4 वर्ष चली, यानी अपना समय भी पूरा नहीं कर पाई, वो कौन सी योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो इस योजना में जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था? इस योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान चलाया था। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो रोलिंग प्लान कब शुरू हुआ? तो रोलिंग प्लान 1978 में शुरू हुआ था, वो इसी योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान चलाया गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट एक ही शिफ्ट में उन्होंने रख दिए, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका आंसर किसे नहीं पता होगा? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है जी मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इनके जन्म की, तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म था, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को, 29 अगस्त। और वर्ष कौन सा था? 1905। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछ लेता है। अगर हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो जो भी भारत के यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनका जन्म स्थान पूछा जाता। तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया। तो 1905 को इलाहाबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म उत्सव पर ही 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को ही क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, 29 अगस्त को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। इनके जन्म तिथि पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो इनके सम्मान की, अगर मैं बात करता हूं पहले इनके सम्मान की, तो सम्मान की अगर मैं बात करूं तो इनको कौन कौन से पुरस्कार यानी सम्मान मिले हुए हैं? तो इनको जो सम्मान मिला था 1956 में इनको एक सम्मान मिला था जिसका नाम था पद्म भूषण। ठीक है, 1956 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। और इन्होंने 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीते। ठीक है, कौन कौन से स्वर्ण पदक जीते? अगर मैं बात करता हूँ स्वर्ण पदक की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से वर्ष स्वर्ण पदक इन्होंने जीते? वर्ष 1928 के ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 1932 के ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 1936 के ओलंपिक में इन्होंने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। लगातार 3 बार इन्होंने जो है 28, 32 और 36 में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीति किसके द्वारा पेश की गई थी? 1999 में
नई दूरसंचार नीति किसके द्वारा पेश की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके द्वारा जो है वर्ष 1999 में क्या हुआ था? दूरसंचार नीति प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस नीति की। अगर मैं बात करता हूं प्रभाव से, इस नीति का प्रभाव मोबाइल सेवाओं के विस्तार और उनके प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा डिजिटल क्रांति के लिए इसका किया गया था। ये इस नीति से प्रभाव पड़ा। आगे मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए आपके। अभी तक हमने पढ़े थे फर्स्ट शिफ्ट के। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ईमेल भेजने के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है। तो ईमेल भेजने के लिए कई सारे ऑप्शन थे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वो प्रेषक होता है टू। कि आपको ईमेल किसको भेजना है, तो सबसे ज़्यादा अनिवार्य कौन सा हो जाएगा? किसको ईमेल भेजना है, तो उसको बोलते हैं हम हिंदी में प्रेषक और इंग्लिश में टू। ठीक है, ऑप्शन में सी था, ठीक है, BC था, एक प्रेषक था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रेषक। किसको जो है ईमेल भेजना है, ये इतने ज़रूरी नहीं होते हैं। आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी, सबसे पहले इसका अगर मैं बात करूं आंसर की, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे और इनकी उपलब्धि की अगर मैं बात करूं तो इनको जो है भाई वर्ष 1987 में भारत रत्न भी मिल चुका है। वर्ष 1987 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इनको मिला और भारत रत्न पाने वाले ये पहले गैर भारतीय व्यक्ति बने। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्होंने एक संगठन का गठन किया था जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, जिसको हम लाल कुर्ती सेना भी बोल देते हैं, वो किसके द्वारा गठित की गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खुदाई खिदमतगार सेना का गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इनको भारत रत्न कब मिला था? 1987 में। और ये भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी भी बने। ठीक है, पहले गैर भारतीय भी बने। आगे मैं बात करता हूँ, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI। ठीक है, भारत में जो मौद्रिक नीति है उनको कौन बनाएगा? RBI बनाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है। अगर मैं RBI की बात करूं तो RBI की जो स्थापना हुई थी, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। अगर मैं बात करूं RBI का राष्ट्रीयकरण की अगर मैं बात करता हूं तो RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था भी 1 जनवरी 1949 को RBI का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, 1 दिसंबर 1949 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ RBI गवर्नर की, वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है? RBI गवर्नर की अगर बात करते हैं तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा वर्तमान में RBI के जो है गवर्नर हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है शक्तिकांत दास का। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो RBI की स्थापना 1935 में, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। और मौद्रिक नीति कौन बनाएगा? RBI। अब यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है? ठीक है, तो राजकोषीय नीति बनाता है वित्त मंत्रालय। इस चीज का ध्यान रखेंगे, मौद्रिक नीति बनाएगा
आरबीआई, और राजकोषीय नीति बनाता है वित्त मंत्रालय। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। ठीक है, वूलर झील। और ये कहाँ पाई जाती है वूलर झील? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर मैं यही बात करता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कौन सी मीठे पानी की झील? तो यह है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील। तो ये कहाँ पर? यह है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में है सुपीरियर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें एकदम से क्लियर हो रही होंगी, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो एक बार इसको अच्छे से देख के जाएंगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिल जाए। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो खेल से संबंधित आ गया। इसमें पूछा है कि ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा है? जो ड्यूस शब्द है ये जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ड्यूस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ, टेनिस। ठीक है, तो टेनिस के खेल में ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब खेल 40-40 के बराबर स्कोर पर होता है, तब जो है ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी इस स्थिति में क्या होता है, खेल जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक हासिल करने होते हैं। ठीक है, 2 अंक हासिल करने होते हैं, तब बोलते हैं ड्यूस। क्लियर हो गया? तो आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1991 में भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों, जैसे कि बैंकिंग सुधार हो गया, इनकी जो सिफारिश थी किस समिति ने की थी? इन सुधारों की जो सिफारिश थी किस समिति ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समिति का नाम है नरसिम्हा समिति। ठीक है, नरसिम्हा समिति ने इसकी सिफारिश की थी। और वर्ष 1991 में ही क्या हुआ था? वर्ष 1991 में ही एलपीजी अपनाए गए। एलपीजी, ठीक है, यानी लिबरलाइजेशन। एल का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन। थोड़ा इंग्लिश मिस्टेक पे ध्यान नहीं दीजिएगा। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। ठीक है, ये पूछा जाता है उदारीकरण की नीति कब अपनाई? इंपॉर्टेंट है उदारीकरण। ठीक है, एलपीजी। और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। निजीकरण। ठीक है, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये 3 चीजें रिफॉर्म की गई वर्ष 1991 में। उदारीकरण यानी सरकार उदार हो गई। पहले क्या होता था, फैक्ट्री कंपनी लगाने के लिए कई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, परमिशन लेनी होती थी, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। सरकार जो थी उदार हो गई। निजीकरण क्या हुआ, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, उनको जो है बेच दिया गया, निजीकरण उनका किया गया। और अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए वैश्वीकरण की जो है तकनीक अपनाएगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वर्ष यानी कब जो है उदारीकरण या निजीकरण की नीति को अपनाया गया? तो वर्ष 1991 में अपनाया गया। और इन सुधारों को क्या नाम दिया गया? उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। तो इसको नाम दिया गया राव सिंह सुधार नाम दिया गया। ठीक है, राव से नरसिम्हा राव और सिंह का मनमोहन सिंह, राव सिंह सुधार इनको कहा गया था उस समय। इस नाम से भी इनको जाना जाता, ध्यान रखना। राव सिंह सुधार कब आए? तो वर्ष 1991 में राव सिंह सुधार आए। ठीक है, इनमें एलपीजी रिफॉर्म किए गए और नई आर्थिक नीति अपनाई गई। आगे बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में कौन से 4 देश शामिल हुए हैं?
कौन से 4 देश इसमें शामिल हुए हैं जनवरी 2024 में? तो इन 4 देशों के नामों की अगर मैं बात करूं तो इनमें भाई जो पूर्ण सदस्य बना है वो हो गया हमारा मिस्र, ठीक है। उसके बाद इथियोपिया हो गया, इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया एक जो देश है वो इसका सदस्य बना है। उसके बाद ईरान हो गया, ईरान इसका पूर्ण सदस्य बन गया। और नेक्स्ट हो गया हमारा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इसका जो है सदस्य बना। ये पूर्ण सदस्य इसके बने हैं। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना इधर लिख देते हैं, स्पेस कम बच गया, ऐसा पता होता तो एक पेज पे एक ही क्वेश्चन लेके आता, एक स्लाइड पे। स्थापना अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई, ब्रिक्स की स्थापना। अगर मैं बात करता हूं इसके मुख्यालय की, तो इसका अपना कोई ऐसा मुख्यालय नहीं है, लेकिन ब्रिक्स देशों का एक बैंक है। अगर मैं इसके बैंक की बात करूं, ब्रिक्स देशों का अपना एक बैंक है जिसको नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है ये चीन में, इसका मुख्यालय चीन में एक जगह संघाई, वहां पर जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अगर यहाँ मैं थोड़ी सी और बात करूं, इसके जो शुरुआती देश थे यानी शुरुआती सदस्य, ब्रिक्स के शुरुआती सदस्य थे, तो पहले ये ब्रिक्स यानी एस नहीं था, केवल BRIC था। तो 4 सदस्य थे, जो एस तो बाद में जुड़ा, जो साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था। तो शुरुआती सदस्य देश इसके 4 थे। उन चारों की अगर मैं बात करता हूँ सदस्य देशों की, तो सबसे पहले इसमें कौन सा था, भारत था, रूस था, ब्राज़ील था और चीन था, ठीक है। ये 4 सदस्य थे। तो बी से अगर मैं लगाता हूँ तो ऐसे ट्रिक से लिख देंगे, बी से हो गया ब्राज़ील, ब्राज़ील हो गया, ठीक है। आर से हमारा हो गया रूस यानी रसिया, ठीक है। आई से हमारा हो गया इंडिया, इंडिया मेरी जान, ठीक है। और उसके बाद हमारा सी से हो गया चीन, चाइना। तो थोड़ा सा ध्यान लग मैनेज कर लेंगे, चीज़ों को नोट कर लेंगे अलग से भी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ऐसे यानी 10वां सदस्य कब जुड़ा, यानी जो साउथ अफ्रीका था, शॉर्ट में लिख देते हैं साउथ अफ्रीका, 2010 में जो इसका सदस्य बना। तो तब से क्या हो गया, ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया, ठीक है। ब्रिक्स से क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे पेपर में पूछी जा सकती है किसी भी शिफ्ट में। अगर दिल्ली पुलिस में नहीं आया तो आगे कोई एग्जाम होगा SI वगैरह का दोगे तो वहाँ ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा भाई। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को बड़े आराम से आप पढ़ेंगे और चीज़ों को नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? गोदीबाड़ा का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गोदीबाड़ा शब्द है, ठीक है, तो इसको हम आसान भाषा में अगर बोलें तो ये होते हैं भी बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह। तो अब समझ में आया गोदीबाड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राचीनतम बंदरगाह के साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे, तो वो था लोथल। लोथल जो था सिंधु वासियों का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध बंदरगाह होता था, ठीक है। बंदरगाह क्या होता है, डॉकयार्ड इनको बोलते हैं, जहाँ से ये लोग समुद्री रास्तों से विदेशी व्यापार करते थे, तो वो हो गया हमारा बंदरगाह, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी जो खोज हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वो हुई थी वर्ष 1921 में। किसने की थी भाई, ये खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की भी अपनी एक लंबी स्टोरी है, जब कभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। आप बोलेंगे यार ऐसी भी सभ्यता थी, अच्छा होता कम उसी सभ्यता में हम होते, आप ऐसे सोचोगे, ठीक है। तो ये अभी के लिए इतना ही है। तो लोथल जो है वहाँ का सबसे प्राचीन जो है एक बंदरगाह था, सबसे प्रसिद्ध भी था। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा पार्थ योजना। जो पार्थ योजना है 2025 किस राज्य में शुरू की गई? तो पार्थ योजना 2025 शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, मध्य प्रदेश, ठीक है, MP में योजना शुरू की गई। कारण क्या था, पुलिस और सेना में भर्ती के जो क्षेत्र थे उनमें युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ठीक है।
उनके प्रशिक्षण के लिए इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। आगे मैं बात करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बचे हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो ये तो काफ़ी सारे बचे हुए हैं भाई, लेकिन आज इसको हम ख़त्म करके ही जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव से संबंधित जो विवाद है उनको कौन जो है सुलझाएगा। राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित जो विवाद है उनको कौन समाप्त करता है, कौन उनका फैसला देता है, तो वो होता है हमारा भाई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो विवाद जाएगा और उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन बताएगा निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है हम यानी आम जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डालती है। क्या आप वोट डालते हो, बताओ। राष्ट्रपति का आपने सुना कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा, मैं वोट डालने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री का तो सुना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं जी वोट डाल के आ जाओ, तो प्रधानमंत्री के चुनाव में वोट डालते हैं, उसको बोलते हैं लोकसभा का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी जिसमें हम वोट नहीं डालेंगे वो अप्रत्यक्ष चुनाव, और जिसमें हम वोट डालते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है तेहरा ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तेहरा ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो लोक नृत्य है ये संबंधित है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान। कभी कभी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि तेहरताली नृत्य जो है कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी किया जाता है, लेकिन ये राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर राजस्थान ही होता है हमेशा। अगर ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तो हम मध्य प्रदेश लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों है तो राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, वरना नंबर कट जाएगा। ठीक है, और राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान की जाति है कामड़, जनजाति। तो राजस्थान की जो कामड़ जनजाति है, कामड़, ठीक है, कामड़ जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कामड़ जनजाति है, ये नृत्य कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो नृत्य है बाबा रामदेव को समर्पित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कुछ साक्ष्यों में कि तेहरा ताली जो नृत्य है ये बाबा रामदेव को समर्पित है। आगे बात करते हैं, वह बाबा रामदेव आपके लिए नृत्य भी करते हैं लोग। आगे बात करते हैं हम, आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो भी हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, यानी मौलिक अधिकार हमारे 12 से लेकर 35 तक है, तो सारे समाप्त हो जाते हैं आपातकाल के समय। लेकिन ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होंगे, तो मैं उन आर्टिकल्स को बता दूं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, आपातकाल के द्वारा भी समाप्त नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है जी। और 21 में क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इनके अलावा बाकी सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, एफआ लिख देंगे शॉर्ट में। फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान के भाग कौन से में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। अगर मैं बात करूं इनके आर्टिकल की, तो आर्टिकल 12 से 35 तक हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, 6। वर्तमान में 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, एंड लास्ट हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अच्छे से पढ़ाए मैंने पॉलिटी में, आप मेरी पॉलिटी की क्लास देख सकते हैं, मौलिक अधिकार वाली सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आगे बात करते हैं, ओणम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जो ओणम त्यौहार है भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। और इस त्यौहार की विशेषता क्या है, यह त्यौहार जो है फसल कटाई का त्यौहार है। जब फसल की कटाई होती है तो तब यह त्यौहार होता है, और ये ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली के स्वागत का प्रतीक भी है ये त्यौहार। ठीक है, राजा महाबली के स्वागत का प्रतीक है। और इस त्यौहार में क्या होता है, फूलों की रंगोलियां बनाई जाती है, नौका दौड़ होती है जिसको वल्लम काली बोला जाता है, बाघ नृत्य इसमें किया जाता है। ठीक है,
तो बहुत सारे पारंपरिक दावत आदि चीज़ों का व्यंजन इसमें बनाए जाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है लोगों को ओणम त्यौहार, ठीक है। दक्षिण भारत के जितने त्यौहार हैं बड़े ही मज़ेदार त्यौहार होते हैं दक्षिण भारत के। चाहे वहाँ मंदिर देख लीजिए दक्षिण भारत में, उनकी जो है पारंपरिक ड्रेस शैली देख लीजिए, उनका रहन सहन खान पान, ठीक है, उनकी बोलचाल, ठीक है, परिधान शैली एकदम बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत पूरा उत्तर भारत से एकदम अलग है, ठीक है। तो बड़ा ही मज़ा आता है। आप कभी आपको मौका मिले तो आप कहीं जानो जाओ दक्षिण भारत में ज़रूर घूमने जाना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आगे बात करते हैं हम अगले त्यौहार की, सॉरी अगले क्वेश्चन की, त्यौहार ही निकल रहा है मुंह से। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किस उपन्यास को मिला? ठीक है, 2023 का जो था साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किस उपन्यास को मिला था? तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है 18 की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया जी, उसका नाम यहाँ भी पूछा गया और वहाँ भी नाम पूछा गया है। तो ये उपन्यास है मुझे पहचानो। तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं शिफ्ट वाले भी, तो ये फ़ायदा मिल जाता है अगर आप पहली शिफ्ट को देख के जाते हो तो दूसरी शिफ्ट में आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। मुझे पहचानो के लिए दिया गया था, ये उपन्यास था और इसके विजेता थे संजीव, ठीक है। इसके विजेता कौन थे? विजेता का नाम अगर मैं बात करूं, विजेता थे संजीव, ठीक है। मुझे पहचानो किसकी रचना है? संजीव की। तो आगे मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यह प्रो रेसलिंग लीग की स्थापना का वर्ष कौन सा है? प्रो रेसलिंग लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना का जो वर्ष, अगर आंसर की मैं बात करता हूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्ष 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें यह पूछा गया है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है भारतीय कुश्ती को एक नया रूप देना, ठीक है। भारत में जो कुश्तीबाज हैं उनके लिए एक नया रूप देना और पहलवानों को एक मंच प्रदान करना ताकि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। आगे बात की गई है, देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला है, ठीक है। आयोग का क्या पता कुछ भी पूछ लेता, पूछ लेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा सबको पता होगा, जो कभी जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको ही पता होगा। और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है आप कितना ही पढ़ के चले जाओ आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जी है, हमारी गंगा नदी है, ठीक है, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, ठीक है, 2525 किलोमीटर है। वैसे इससे भी लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर है, लेकिन गंगा को ही क्यों माना जाता है भारत की सबसे लंबी नदी? क्योंकि गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी जो भारत में सबसे लंबी दूरी तक बहती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? गंगा। तो इसके साथ एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बात करूं दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? ठीक है, आप बताएंगे दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, ध्यान रखना, गोदावरी, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। और जो गंगा नदी हमारी कहाँ गिरती है? गंगा नदी की मैं बात करूं, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। क्योंकि गंगा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो जितनी भी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही जाके मिलती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले संगीतकार थे MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, एक महिला थी, तो इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, दो बे बनेंगे, सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी हैं जो भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार हैं, ठीक है। इनको कब मिला? ये मिला था वर्ष 1998 में इनको ये भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष और किस शहर में जीता था? ठीक है, ओलंपिक से ज़्यादा ही प्यार हो गया मुझे लगा है डिकुटी को, ठीक है। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष और किस शहर में जीता था? तो इसकी अगर मैं बात करूँ, पहला जो ओलंपिक था, पहले वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ष था जी 1928 का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ शहर की, तो जो सिटी थी, जो शहर था, उसका नाम था एम्स्टर्डम, ठीक है,
एम्स्टर्डम। सही से लिख देते हैं इसको, आप भी बोलोगे, राइटिंग तो समझ आती ही नहीं है गुरुजी की। गुरुजी या भैया आप जो भी बुलाओ, ठीक है। एम्स्टर्डम, टे और डे के ऊपर रहे और मैं, एम्स्टर्डम में जो है ये शहर में जीता गया। ये पेन टैप से राइटिंग सही आती ही नहीं है किसी की भी हो, ठीक है। तो वर्ष था 1928 और शहर था एम्स्टर्डम। तो यहाँ पर भारत ने अपना पहला गोल्ड, ठीक है, जिसको भारत को काफ़ी दिनों से जिसकी जो है आस थी, तो पहला जो था गोल्ड यहाँ पे भारत ने अपना जीता था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की? दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई? सबको पता होगा बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाने वाला फेमस सुल्तान कौन था? उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। उसने क्या किया था, जो रोजमर्रा की चीजें थी, दैनिक जीवन में रोज प्रयोग, नमक मिर्च मसाले आदि जो सारी चीजें थी, तो उनके दाम फिक्स कर दिए थे, ठीक है। उनके दाम ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, दाम फिक्स किए थे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर मैं बात करूँ अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कौन बताएगा? 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शासन किया, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो सल्तनत का पहला सुल्तान था, ठीक है। सल्तनत का पहला सुल्तान था किस काम में? पहला सुल्तान जिसने क्या किया? जिसने दक्षिण भारत में जीत हासिल की, ठीक है। जिसने दक्षिण भारत में जीत हासिल की, वो पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी ही था वो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और भी नामों से मशहूर है। घोड़ा दागने की प्रथा इसने चलाई थी, ठीक है। घोड़ा दागने की प्रथा इसने चलाई। और क्या किया था इसने? हुलिया लिखा, ठीक है। जो सैनिक थे, सैनिकों का हुलिया लिखा और नगद वेतन दिया, ठीक है। सैनिकों को नगद वेतन दिया इसने, नगद वेतन इसने दिया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कार्य थे। तो 1296 से 1316 तक अपने चाचा की हत्या करने के बाद ये राजा बना और उसके बाद इसने ये काम किए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे से पूरी जानकारी मिल नहीं पाई, वो नहीं बता पाया था कि क्या पूछा है, तो मैंने फिर इतना लिख दिया। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन, बस इतना वो बता पाया। तो मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पूछा गया हो कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो थी कब हुई थी। तो अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूँ, तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी जी 25 जून को, ठीक है। 25 जून सन था हमारा 2015 का, ठीक है। और शुरुआत किसने की थी? तो आप बता सकते हैं 2015 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो उन्होंने इस स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की और लक्ष्य रखा कि 100 शहरों को बुनियादी ढांचे और बेहतरीन जीवन स्तर के साथ स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। कितने शहर इसमें शामिल किए गए? 100 शहर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की और हमारा शायद ये अंतिम स्लाइड है। तो इसमें पूछा गया है किस मोटर स्पोर्ट रेस में, ठीक है, किस मोटर स्पोर्ट रेस में भारत की महिला ने पहला गोल्ड मेडल जीता? भारत की महिला ने पहला गोल्ड मेडल जीता। तो ये अगर मैं बात करता हूँ तो ये रेस हुई थी वर्ष 2019 में और इस रेस का नाम था FIM, FIM बाजा, FIM बाजा वर्ल्ड कप, ठीक है। FIM बाजा वर्ल्ड कप में ये गोल्ड मेडल जीता था और इनका नाम क्या था? ऐश्वर्या पिस्से, ठीक है। इनका नाम था ऐश्वर्या पिस्से, ठीक है। नाम ही पूछा महिला का, तो महिला का नाम था ऐश बड़ा ही आएगा, ऐश्वर्या पिस्से। तो इन्होंने ये पहला गोल्ड जीता महिला कैटेगरी में 2019 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो प्रणाली है वो किस देश से अपनाई गई है? तो इसका हम आंसर करेंगे ब्रिटेन, ठीक है।
तो ब्रिटेन से ये प्रणाली अपना गई भारत में कैग। जो भारत में कैग है वो आर्टिकल की अगर बात करूं, आर्टिकल 148 के तहत आता कैग और 151 तक उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं और इसका कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कार्यकाल की मैं बात करता हूँ, कैग का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल बात करते हैं कैग की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 65 वर्ष आयु। तो यानी या तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा या 65 वर्ष की आयु जब पूरी हो जाएगी तो रिटायर हो जाएगा। दोनों में से जो भी पहले पूरी हो वो लागू होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अपने आज के लास्ट यानी अंतिम क्वेश्चन की। तो ये पूछा है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव भारत में किस फसल पर पड़ा था? हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा भारत में अगर मैं बात करूं तो गेहूं की फसल पर पड़ा। ठीक है, गेहूं, और दूसरी फसल थी चावल। ठीक है, तो गेहूं और चावल की फसल पर हरित क्रांति का प्रभाव इतना पड़ा क्योंकि गेहूं की जो फसल थी वो 500% बढ़ गई। ठीक है, और चावल की जो फसल थी वो 200% बढ़ गई पहले की तुलना में। ठीक है, तो इतना अधिक प्रभाव पड़ा, इतना गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ, तो भारत में जो है क्या है, कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के दशक में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के अगर मैं जनक की बात करूं, भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन जी इसके जनक माने जाते हैं भारत में। और विश्व में अगर जनक की बात करूं, विश्व में जनक यहाँ लिख देते हैं। विश्व में अगर मैं बात करूं, विश्व में जनक कौन है? विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, आपने सुना होगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो कृषि में ही दिया जाता है। किसके नाम से दिया जाता है? इन्हीं महाशय के नाम से वो दिया जाता है, कृषि में। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो गेहूं और चावल के उत्पादन पर भारत में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। और ये जो क्रांति थी किन राज्यों में सबसे ज़्यादा चली? तो सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा में पूरे राज्य में और उत्तर प्रदेश के केवल पश्चिमी हिस्से पर इस क्रांति का सबसे ज़्यादा असर देखा गया। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, नेक्स्ट डे के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।